हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए बेटा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर है क्या। बेसिकली यू गाइस नो वेरी वेल कि जो लाइट है उसका जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। लाइट है वो वेव की तरह भी एक्ट करती है, वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। बट इस चैप्टर पे हम केवल फोकस करेंगे कि जो लाइट है वो वेव की तरह किस तरीके से एक्ट करती है, और वेव की तरह एक्ट करने के साथ इसकी किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, और वो प्रॉपर्टीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि लाइट एज अ वेव किस तरीके से एक्ट करती है। तो इसका ऑफ कोर्स बेस्ट एग्जांपल है लाइट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस सनलाइट जो हमें सन टू अर्थ मिल रही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो इसका नेचर होता है दैट इज ट्रांसवर्स इज नेचर। यू नो कि इसमें होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation। तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से जिस तरीके से आप स्टडी करते हो, अगर हम इसको ग्राफिकल देखें तो मान लीजिए अगर ई एंड एम इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो ये जो जेड एक्सिस है इसमें हमें इसकी डायरेक्शन मिलेगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इसका जो नेचर होता है क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ओके, एंड इसी के साथ में यू नो वेरी वेल कि जब भी लाइट कोई एक मीडियम से या दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ओके, तो इसी प्रॉपर्टीज को हम और समझते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी हाइजेंस ने। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, हाइजेंस ने दिया था। फ्रॉम वेव थ्योरी ऑफ लाइट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू। तो देखिए जहां पे भी आपको कलर्स का एग्जांपल आता है, नॉट इन दिस चैप्टर, कहीं पे भी, तो जो हमें कलर्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, वेवलेंथ से मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेव थ्योरी ऑफ लाइट different color of light are due to, so of course different wavelength. The next question is in isotropic medium, speed of light changes, speed of light remains constant, direction of propagation of light changes, wavelength of light changes। of course ये क्या है, isotropic medium है, तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। The next question is the property assigned to the luminiferous ether are। तो देखो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि ये luminiferous ether वर्ड क्या है, तभी तो हम ऑफकोर्स इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट क्या होती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो सनलाइट है हमारे अर्थ पे आ रही है, इसको कोई एटमॉस्फेयर चाहिए, नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है, बट क्या आप उस एटमॉस्फेयर को देख सकते हो, जो एयर की इतनी सारी लेयर्स हैं वो आपको कभी दिखाई नहीं देती है। बट जब हम अर्थ से बाहर जाते हैं, कोई दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, तो दूसरे प्लैनेट से हमें क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक लेयर क्लियरली दिखती है। ओके, बट यहाँ नहीं दिखती। तो इन द सेम वे कि हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि जो लाइट है, लाइट में हम बोल रहे हैं कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है, बट वहां पे भी कोई मीडियम है, वो कोई मीडियम में है, वो मीडियम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको उस मीडियम को देखना है तो आपको यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, उसी को हम बोलते हैं एथर। एंड ल्यूमिनिफेरस वर्ड, तो ऑफकोर्स वो शाइनी है, लाइट से हमें डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी से ल्यूमिनिफेरस मेथड। ओके, जिसके थ्रू वी कैन सी द लाइट। तो बेसिकली ये जो मीडियम है दैट इज द मीडियम, ल्यूमिनिफेरस एथर इज द मीडियम जो हर जगह है। ऑफकोर्स जहां पे भी आपको लाइट दिखाई दे रही है तो वहां पे ये मीडियम है, तभी क्या है, आप लाइट को देख सकते हो। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, नियर बाय जीरो होती है, और ये मीडियम बहुत इलास्टिक होता है। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट, जीरो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास। तो देखो आपको सबसे पहले देखना है कि रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है या डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो वाटर टू ग्लास, तो दैट्स व्हाई यू कैन से यू आर गोइंग रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर आप रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करते हो तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर आप डेंसर टू रेयर में जाओगे, अगर आप डेंसर टू
रेयर में जाओगे तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी, और अगर आप रेयर टू डेंसर में जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट हैज. तो देखो मोनोक्रोमेटिक का मतलब ही क्या है, जो एक ही टाइप की लाइट होती है. अगर जो एक ही टाइप की लाइट है, सिंगल लाइट है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी. तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट. अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं वेव फ्रंट के बारे में, बिकॉज ऑफ अभी तक तो हमने बेसिकली केवल लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, ठीक है. अब वेव फ्रंट क्या होता है, तो देखो इन वेरी सिंपल वर्ड, जैसे नाम दिख रहा है ना वेव फ्रंट, तो फ्रंट पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट. अभी इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, इट जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कभी आप बाइक में बैठते हो या कार में बैठते हो, तो उसकी जो हेडलाइट से लाइट निकलती है वो केवल आगे की डायरेक्शन में जाती है. वो कभी पीछे की डायरेक्शन में जाती है क्या, नहीं जाती है, केवल आगे की डायरेक्शन में. तो इसी तरीके से जो बोला जाता है कि वेव का जो फ्रंट पार्ट होता है, लाइट वेव का फ्रंट पार्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बैकवर्ड पार्ट. वहां पे उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि लाइट क्या है, आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. तो इसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ वेव. तो नाउ यू कैन सी द फिगर कि यहाँ पे हमने कोई पॉइंट सोर्स लिया. अब ये पॉइंट सोर्स से बहुत सारी जो वेव्स निकल रही हैं, तो जो ये इनका फ्रंट पार्ट है, इसी को हम बोल देते हैं वेव फ्रंट. एंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज की अब इनको ज्वाइन कैसे किया है हम लोगों ने. ओके, तो देखो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज locus of all the point of the medium which vibrate in the same phase. Okay, now you can see in the figure this, इस इमेज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेव फ्रंट होता क्या है. तो नाउ यू कैन सी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स होगा और उससे इस तरीके से वेव ट्रैवल कर रही है फ्रंट डायरेक्शन में. तो जो ये इसका लोकस है, जहाँ पे सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, इसी को हम जब सबको मिला देते हैं तो इसी से हमें क्या मिल जाता है, वेव फ्रंट मिल जाता है. तो जो ये ब्लू लाइन थी ना इसके अंदर, जिसको मैंने अगेन रेड कर दिया है, तो दैट इज द वेव फ्रंट. ओके, अब आपको आई थिंक सो इमेज से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिकली कि वेव फ्रंट होते क्या है. ठीक है, अब देखो इसी के बाद आएगा वेव फ्रंट के बाद वेव नॉर्मल. अब वेव नॉर्मल क्या होता है, वेव नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ऑफ वेव फ्रंट. जहां से मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या थे, सारे के सारे वेव फ्रंट थे. ओके, प्लेन वेव फ्रंट थे. तो हमने इन वेव फ्रंट, ये वाले जो वेव फ्रंट है इस तरीके से आ रहे थे, ये वेव फ्रंट है. तो जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम लोग ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेव नॉर्मल. ओके, अब 3 टाइप के वेव फ्रंट मिलेंगे आपको. एक तो देखो स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया. अब जो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ये आपको किस केस में मिलता है, जब आपके पास पॉइंट सोर्स होता है. ओके, तो ये एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट कब मिलता है. ठीक है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट आपको कब मिलेगा, जब आपके पास कौन सा सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स होगा. इन द सेम वे अगर आपके पास लीनियर सोर्स है, अगर हमारा सोर्स लीनियर है, तब हमें कौन सा वेव फ्रंट मिलता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है. ओके, तो इन दोनों पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट आपको इन दोनों वेव फ्रंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अब इसी के बाद आते हैं वेव नॉर्मल पे. हाँ, एक प्लेन वेव फ्रंट भी है. ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट भी है. प्लेन वेव फ्रंट कब मिलता है, जब अभी एज्यूम की जो लाइट है वो काफी डिस्टेंस से आ रही है. ठीक है, बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रही है, तब हम बोलते हैं कि हमें कौन सा वेव फ्रंट मिल रहा है, प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है. ओके, तो प्रीवियस 2 1 वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसी के साथ वेव नॉर्मल को डिस्कस करते हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, वेव फ्रंट की सरफेस पे, उसी को हम बोलते हैं वेव नॉर्मल. ओके, तो नाउ यू कैन सी इन द फिगर कि एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या था, ये वेव फ्रंट थे, और ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नॉर्मल बोलते हैं. अब वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज करते हैं. अब वेव फ्रंट इज अ इमेजिनरी सरफेस वेयर फेस चेंजेस विद कांस्टेंट रेट इन ऑल डायरेक्शन अलोंग द सरफेस. फेस चेंजेस विद द सेम रेट, कांस्टेंट फेस डिफरेंसेस ऑलवेज मेंटेन, फेज इज ऑलवेज द सेम फॉर ऑल द पॉइंट. तो देखो वेव फ्रंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इसका फेज है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है. ठीक है, इसका जो फेज है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव फ्रंट. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब वेव फ्रंट क्या होता है, अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट. ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया. वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच वाइब्रेट. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेव फ्रंट होते हैं किसके लोकस में होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं सारे के सारे सेम फेज में. एज यू कैन सी इन द फिगर कि सारे के सारे पार्टिकल्स के सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे
हमें किसी भी पॉइंट पे जो फेज मिलेगा वो हर जगह सेम मिलेगा, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वेव नॉर्मल इन द डायरेक्शन विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज सिलेंड्रिकल एट अ टाइम। तो देखो यहाँ पे हमें कोई लाइट ऑफ सोर्स है, उसे किस टाइप का वेव फ्रंट मिल रहा है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब मिलता है, जब हमारा सोर्स क्या होता है, लीनियर होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। अगर आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट कब मिलता है, जब पॉइंट सोर्स होता है, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब मिलता है, जब आपका सोर्स लीनियर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, व्हेन वेव फ्रंट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो देखो अभी जो वेव फ्रंट है वो क्या है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है, तो जो वेव फ्रंट की विड्थ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और वेव फ्रंट की विड्थ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ अ वेव विद वेव मोशन इज परपेंडिकुलर। ओके, तो देखो जो वेव फ्रंट है और वेव मोशन है दोनों की दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने 5 to 6 क्वेश्चन किए, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन क्या था, एकदम इट जस्ट लाइक द सेम, बस उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि आपको सेम लैंग्वेज के डिफरेंट लैंग्वेज के मिलेंगे बट क्वेश्चन सेम काइंड के होंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप आंसर दे सकते हो। आपको केवल इतना देखना है कि आप रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हो या डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हो, तो उस अकॉर्डिंगली वेव फ्रंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप एक बार रीड भी करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। और वाई वी आर टेकिंग डायरेक्टली एमसीक्यूज, बिकॉज ऑफ कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी थ्योरी पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आता है, तो एमसीक्यूज से वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो इस पूरे चैप्टर का बेस है, दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। तो व्हाट हाइजेंस सेड, हाइजेंस ने क्या बोला, उसने बोला कि जो वेव फ्रंट का कोई भी पॉइंट है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है। ओके, देखो किस तरीके से, मान लीजिए ये एक जो वेव क्रिएट हुई, ये यहाँ पे मेन सोर्स था, इस मेन सोर्स से बहुत सारी वेव्स क्रिएट होती है। ओके, अब देखो ये जो वेव का एक एक पॉइंट है ये सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये भी क्या है, लाइट एमिट करेगा। ओके, तो पर्टिकुलर एवरी सोर्स एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेंथ। इसके बाद यहाँ से लाइट एमिट होगी, देन अगेन ये वाला जो सोर्स है, ठीक है, ये भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा एंड देन ये भी वेव्स क्रिएट होगा और इसी तरीके से लाइट ट्रैवल करती है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इन इटसेल्फ द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स which is spread out in forward direction at the speed of light. Of course अब हमें ये तो पता है कि जो वेव फ्रंट है तो वो लाइट की स्पीड के साथ ही ट्रैवल करेगा एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा, बट क्या है, एक एक सोर्स है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था। और the sum of these spherical wavelets form a wave front, और यही सारे सोर्सेज क्या मिलके बनाते हैं, वेवलेट्स मिलके क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट्स बनाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। When wave front strikes a reflecting surface, कोई भी वेव फ्रंट है वो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, इट्स कम्स टू रेस्ट, नो, इट्स पेनिट्रेट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नो, द सरफेस बेंड्स, द पॉइंट ऑन द सरफेस बिकम सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। तो जो सरफेस का पॉइंट है वो क्या है, सेकेंडरी वेवलेट की तरह एक्ट करता है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। हाइजेंस आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज यूज्ड टू find the velocity of light, find the new position of wave front. Okay, तो जो ये सेकंड वेव फ्रंट का आइडिया था ना, इसके थ्रू हमने क्या फाइंड आउट किया, इसके थ्रू हमको यही पता चला कि जो वेव फ्रंट की नई पोजीशन है वो कौन सी हो सकती है। तो इसीलिए हम इसका किस लिए यूज करते हैं, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। हाइजेंस कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज यूजफुल इन, ये किसे यूजफुल है, सेकेंडरी वेव का कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर हमें वेव फ्रंट की नई पोजीशन मिलती जाएगी, वेव्स की जो सेकेंडरी सोर्स की न्यू पोजीशन मिलती जाएगी, उसी के थ्रू तो वी कैन डिजाइन द वेव फ्रंट। तो दैट्स वाई ये बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि अभी तक तो आई थिंक आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि ठीक है ये सेकेंडरी सोर्स क्रिएट हुआ तो इसका बेसिकली यूज क्या है। तो देखो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ये एज्यूम किया कि ये सेकेंडरी सोर्स है तो यहाँ से इसको एक नया वेव फ्रंट मिला, इससे आपको नए वेव फ्रंट की पोजीशन मिली, तो यही मेन एक प्रॉपर्टी है जो हाइजेंस ने बोली थी। ठीक है, कि जो सेकेंडरी सोर्स है, जो लाइट का सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे वो एग्जैक्टली आपको कहाँ से मिल रहा है सेकेंडरी सोर्स,
ये जो वेव्स मिली है फर्स्ट सोर्स के थ्रू वेव्स क्रिएट हुई है, उसी से हमें सेकेंडरी सोर्स मिल रहा है, जिसे के थ्रू वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम। तो देखो, अगर आप फ्रॉम एयर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रहे हो, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करते हैं तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। ओके, और वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो ऑफ कोर्स अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड भी डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं होगा वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है एंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो वेवलेंथ के साथ साथ क्या है, स्पीड भी डिक्रीज होगी। The next question is which one of the following phenomena is not explained by the Huygens reconstruction of wavefront, refraction, reflection, diffraction and origin of spectra। तो देखो, जो हाइजेंस की बेसिक थ्योरी थी उसके अंदर हम लोगों ने लाइट को एज अ वेव लेके चले थे। उसने अपनी पूरी थ्योरी में यही बताया था कि लाइट है वो वेव की तरह एक्ट करती है, और जब लाइट वेव की तरह कैसे एक्ट करती है तो हम रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन सबको स्टडी कर सकते हैं rather than origin of X spectra। So that means D option is right. Okay, the next question is in Huygens wave theory, the locus of all the point in the same state of vibration is called, of course ये हमने अभी डिस्कस किया है, that is called wavefront। जो सारा लोकस है, ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवफ्रंट। इज जस्ट लाइक वेव क्रिएट हुई है, इसका लोकस है, सारे पॉइंट्स का आप मैच करोगे तो दैट इज कॉल्ड वेवफ्रंट। Wavefront is the locus of all point where the particles of medium vibrate with the same phase। तो as you can see कि यही क्वेश्चन है, और वो कितने तरीके से रिपीट हुआ है कि जिसमें केवल ये बता रखा है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सेम फेज के साथ ट्रैवल करते हैं। किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस मीडियम थ्रू विच लाइट वेव ट्रैवल। अब देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में कि जो लाइट ट्रैवल कर रही है, जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ल्यूमिनिफेरस एथर में। ये एक नया वर्ड है जिसे सीखना बहुत जरूरी है, जिसके में अगर लाइट है, हम बोलते हैं कि वो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट वो मीडियम विजिबल नहीं है, बट वो मीडियम है, और वो कौन सा है, ल्यूमिनिफेरस एथर। द नेक्स्ट वन इज विच ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू इन केस ऑफ हीटर। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, और जीरो डेंसिटी होती है। तो ये केवल इलास्टिसिटी के बारे में था, तो वेरी हाई इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। द वेव थ्योरी ऑफ लाइट डज नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो देखो, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ये सब कुछ हम वेव थ्योरी में स्टडी कर लेते हैं रेदर देन कॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू वाटर। तो देखो, नाउ यू कैन से कि हम यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, वैक्यूम से वाटर में, तो दैट मीन्स हम जा रहे हैं रेयर से डेंसर मीडियम में। और जब भी हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हाइजेंस कंस्ट्रक्शन टेंजेंशियल इनवेलप विच टचेस ऑल द सेकेंडरी स्पेयर्स इज द पोजिशन ऑफ। तो देखो, जो भी टेंजेंशियल इनवेलप है जो ऑल सेकेंडरी स्पेयर्स को टच कर रहा है, दैट इज द सेकेंडरी वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब हमें प्लेन वेवफ्रंट कैसे मिलेंगे, एनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से स्पेरिकल मिलता है, कोएक्सियल सोर्स से भी नहीं मिलता है। ये जो प्लेन वेवफ्रंट है ये हमें कैसे मिलते हैं, पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू भी मिल सकता है, या फिर कोई भी आपकी रेज काफी डिस्टेंस से आ रही है उसके थ्रू भी हमें क्या है, प्लेन वेवफ्रंट मिल सकता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइट। तो देखो, ये रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ऑफकोर्स ये तो आप 9th-10th से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों की तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, सबकी सब क्या है, सेम प्लेन में है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर वैलिड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑफकोर्स ये लॉ सब पे वैलिड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda is incident on a plane reflecting surface, after reflection its wavelength will be। तो देखो, यहाँ पे जो अगर कोई भी रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन से पहले जो वेवलेंथ है ऑफकोर्स वो हमेशा
सेम रहती है, ठीक है। तो क्योंकि आप सेम मीडियम में हो, रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, जो आप मीडियम चेंज कर रहे हो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन द सेम मीडियम, तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कंपैरिजन पे बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, एंड यहीं से आपके बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारा पार्ट था वो बिल्कुल थियोरिटिकल था। ओके, अब हम कंसेप्चुअल पार्ट में आते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एंड इंटरफेरेंस तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले सीखते हैं कि जो ये इंटरफेरेंस है ये होता क्या है। देखो, व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फॉर्म द रिजल्टेंट वेव, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस इन वेरी इजी लैंग्वेज। जब हम बोलते हैं कि दो वेव आपस में इंटरेक्ट कर रही है ना, जब भी कोई दो वेव आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वहां पे क्या होता है, इंटरफेरेंस। देखिए, आप दो टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे, द वन इज इंटरफेरेंस एंड द सेकेंड वन इज डिफ्रैक्शन। ओके, तो मैं आपको इनको पढ़ने से पहले डिफरेंस बता देती हूँ। इंटरफेरेंस क्या होगा, जब भी कोई दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक ही वेव के दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो डिफ्रैक्शन होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। इंटरफेरेंस में क्या है, दो वेव्स इंटरेक्ट कर रही है, और डिफ्रैक्शन में एक ही वेव के दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है, आपको इस तरीके से फ्रिंजेस मिलती है लाइट की, जैसे ब्राइट लाइट मिली, ठीक है, इसके बाद डार्क लाइट मिली, ठीक है, यहाँ पे ब्राइट लाइट मिली, तो कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे फ्रिंजेस मिलेगी इस तरीके से। कुछ आपको पहले लाइट मिली एंड देन फिर जीरो लाइट, फिर आपको लाइट मिली, फिर जीरो लाइट, फिर लाइट मिली, फिर जीरो लाइट, तो इस तरीके से आपको वेव्स मिलती है, ठीक है, यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होता है, सब जगह सेम मिलती है आपको, जैसे एज यू कैन सी की जो वेव का एम्पलीट्यूड है, फेज है, सब कुछ सेम है। बट डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में धीरे धीरे एम्पलीट्यूड और फेज क्या होता है, धीरे धीरे आप देख रहे हो चेंज हो रहा है, और एक टाइम के बाद एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो दोनों डायरेक्शन में सेम चलेगा, और ऑफ कोर्स इन द डेप्थ वी विल सी। अब इंटरफेरेंस का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि आप जब अपने रूम में भी बैठते होगे, तो आपको कई जगह, अगर आप ट्यूबलाइट में बैठे हुए ये वीडियो देख रहे होगे, तो आपको कहीं दिख रहा होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो लाइट आ रही है और ट्यूबलाइट के जस्ट नीचे लाइट नहीं है, एकदम से डार्क लाइट है। तो ऐसा क्यों है कि अगर हम लोग अपने घर पे देखते हैं तो घर पे आपको बिल्कुल क्लियर इंटरफेरेंस प्रोसेस नहीं दिखता है, जबकि जो आप एक्सपेरिमेंट में करते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो बेटा देखो, उसका रीजन ये है कि जो अगर आप एक सोर्स ले रहे हो, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, आपको दो वेव्स चाहिए, और उन दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, तभी क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी कैसे सेम होगा, तो हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड इसी को हम एक्सपेरिमेंट में आगे समझेंगे। अब देखो, होता क्या है कि आपको जो ब्राइट फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है वो किस तरीके से मिलती है, तो देखो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड दैट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये दोनों वेव्स हैं, दोनों सेम फेज में हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए एक ये वेव है एंड देन दूसरी जो वेव है वो अपोजिट फेज में है, ओके, तो दोनों अपोजिट फेज में होती है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और हमें क्या मिलती है, डार्क लाइट मिलती है, जीरो वेव मिलती है। तो इस तरीके से कुछ होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इसी का ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है कि हम करते क्या है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहले जो रिजल्टेंट मिलता है वो इस तरीके से आपको फ्रिंजेस मिलती है, जैसे यहाँ पे ये है ब्राइट लाइट एंड देन ये है डार्क लाइट, ये भी है डार्क लाइट, तो ये आपको लाइन से मिलेगी, और एज यू कैन से सबकी विड्थ बिल्कुल सेम है, किसी की विड्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इस टाइप की फ्रिंजेस के लिए एक ये जो सोर्स है, एक ये सोर्स है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे हमने लेंस का यूज इसीलिए किया है, बाय क्या करें कि जो सारी की लाइंस है वो इस तरीके से प्लेन सोर्स की तरह एक्ट करे, लीनियरली आए। तो नाउ यू कैन से कि देखो एक सोर्स था, उससे लाइट क्या था, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, बट हमने क्या किया, इसे एक डायरेक्शन में ट्रैवल करा दिया लेंस का यूज करके। अब देखो ये एक सोर्स है, इसे हमने किस में किया, दो स्लिट्स लगा दी यहाँ पे,
ठीक है, एक स्लिट्स के यहाँ पे इस तरीके से पार्ट्स कर दिए। ओके, तो इससे क्या हुआ, अब आपको ये दो सोर्स मिलेंगी। पहले ये एक वेव थी, पहले यहाँ से एक वेव आ रही थी, अब ये इस एक वेव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, किसके थ्रू, स्लिट्स के थ्रू। अब यहाँ पे दो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती है, और जहाँ पे भी दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम फेज में होती है, ठीक है, जहाँ पे भी दोनों वेव सेम फेज में होती है वहाँ पे क्या होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, और जहाँ पे दोनों का जो फेज है वो डिफरेंट होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, मतलब डार्क फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है, जब दोनों का फेज सेम है, जब दोनों वेव का फेज सेम है। ओके, तो फेज सेम के केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, और जब फेज डिफरेंट है तो जो एम्पलीट्यूड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड इसी तरीके से हमें फ्रिंजेस मिलती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको एक्सपेरिमेंट के केस में, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। एक तो ये जो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है ये हम बहुत कम रखते हैं। ठीक है, ये दोनों जो स्लिट्स हैं ये आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ हमें स्टडी करना है, अदरवाइज हम इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस ना मिलीमीटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं कि ये सोर्स जितने पास होंगे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न उतना ही बेटर मिलेगा। ओके, एंड इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी, ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी। और यहाँ पे स्क्रीन जो लगी है, जिस स्क्रीन पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, यहाँ से स्लिट से स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल डी, बिकॉज ये बच्चों को इसी में कंफ्यूज होता है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या होता है। क्लियर है, यहाँ पे मान लीजिए A1 एम्पलीट्यूड आया, इधर से A2 दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 आया, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2, ये स्क्रीन पे मिलेगा। ओके, मैक्सिमम टू मिनिमम। एंड द लास्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये सेंटर फ्रिंज होती है, ये दोनों स्लिट के बीच का ये रहा सेंटर, ये रही सेंटर फ्रिंज, इसका एम्पलीट्यूड आपको हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। अगर कभी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि सेंटर में किस टाइप का आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, तो सेंटर में हमेशा आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ठीक है, आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो दैट इज द बेसिक कंडीशन। ओके, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो दोनों वेव्स हैं यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, इनका फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो एनर्जी है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसी में बेस्ड क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। ओके, अब हम इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं। देखिए, ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिल रहा था, आपको पता है सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उसके दोनों साइड डार्क फ्रिंज मिल रही है, एंड देन अगेन ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ब्राइट फ्रिंज किस डिस्टेंस पे है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एन लैम्डा से कैलकुलेट करोगे। कैसे, एन लैम्डा से। सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन राइट लैम्डा बाई 2। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब आपको ब्राइट फ्रिंज कौन सी डिस्टेंस पे मिल सकती है, ठीक है, कौन से पाथ डिफरेंस पे मिलेगी। ठीक है, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस होगा ब्राइट फ्रिंज मिलने का। तो इसके लिए केस केवल ये होता है कि आपको जीरो पे मिलेगी एन लैम्डा पे, देन 2n लैम्डा बाई 2, एंड इसके अकॉर्डिंगली आप इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो, लैम्डा या पाई दोनों में से एक चीज समझ लो, दूसरा फॉर्मूला यू कैन राइट बाई योर ओन। कैसे, देखो ये एक वेव है, ये एक पूरी वेव की जो लेंथ है दैट इज 2 पाई, इसको ये बोलते हैं ये कि 2 पाई है। तो देखो ये पूरी 2 पाई है, और ये वेव की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो बेसिकली आई कैन राइट 2 पाई इक्वल टू लैम्डा। ओके, और लैम्डा क्या हो गया, पाई बाई 2। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर, तो देखो इन द सेम वे यहाँ पे हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे, दोनों को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। पाथ डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जब भी हम पाथ डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो लैम्डा आएगा, और फेज डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो फाई होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल होता है। पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, वहां पे डिस्टेंस होती है। तो दैट्स वाई केवल इतना सा डिफरेंस है। तो देखो ब्राइट फ्रिंज आपको हर नंबर पे मिलेगी, ठीक है, 1 2 3 4, जीरो से लेके 1 2 3 4 हर नंबर पे हमें क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिल सकती है। ओके, एंड डार्क फ्रिंज होती है वो हमें ऐसे मतलब पर्टिकुलर 0.5 में मिलती है, जैसे कि ऑड नंबर्स में मिलती है। अभी मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल लेके बताती हूँ किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला समझते हैं।
तो देखो पार्ट डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज का कैसे मिल रहा है, एन लैम्डा, और यू कैन राइट 2n λ/2। एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा 0 पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी, तो यू ऑलवेज से कि नहीं मैम 0 पे तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलती है, क्योंकि वेव का जो सेंटर पार्ट होता है, उसमें हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और यहाँ से डिस्टेंस 0 है, तो 0 पे व्हाइट फ्रिंज। अब इसके बाद में आगे पीछे पे आपको डार्क फ्रिंज मिल सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ये किया, ये हमने पार्ट डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। अब देखो फेज डिफरेंस में क्या किया, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको लिखा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n λ/2 हो गया। λ/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, तो ये हो गया 2n पाई। क्लियर है। एन की वैल्यू अगेन 0 1 2 3। एंड इन द सेम वे अगर हम डार्क फ्रिंज का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-1 λ/2, और n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से। अब यहाँ पे λ/2 है, तो इसको वी कैन राइट पाई। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि λ/2 को पाई कैसे लिखा है। एक पूरी जो वेव होती है वो क्या होती है, लैम्डा मीटर की होती है, और इसी को हम 2 पाई बोलते हैं, तो 2 पाई इक्वल टू लैम्डा। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप करते हैं, फॉर्मूले पे 0 1 2 3 सब वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो देखो एन लैम्डा है, तो मतलब 0 पे भी ब्राइट फ्रिंज मिल सकती है, 1 पे भी ब्राइट फ्रिंज मिल सकती है, 2 पे भी ब्राइट फ्रिंज मिल सकती है। अब हम डार्क फ्रिंज देखते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले अगर हमने एन की वैल्यू 1 पुटअप करी, ओके, तो आपको यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 - 1 1, तो λ/2 पे मिली। इसके बाद आगे चलते हैं, 2 पुटअप करते, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो ये हो गया 3/2 लैम्डा। इन द सेम वे आगे आप 2 वैल्यू पुटअप करोगे, 3 वैल्यू पुटअप करोगे, तो 3 2 जा 6 - 1 5 λ/2। एंड कंटिन्यूअसली हमें क्या होगा, जो डार्क फ्रिंजेस में इस टाइप की वैल्यू मिलेगी, λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड 7 λ/2, मतलब बाय 2 हो रहा है। अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर ऑड नंबर है नीचे 2 है, तो अगर 2/3 किया, ठीक है, तो 1.5, 5/2 किया तो 2.5 एंड 3.5। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर मैं आपको कोई भी वैल्यूज देती हूँ एंड मैं उससे आपसे पूछती हूँ कि बेटा इस पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है या डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे λ/2 की फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है, λ/2 की फॉर्म में चेंज करोगे, एंड देन यू कैन फाइंड कि नहीं मैम इस पे आई कैन आइडेंटिफाई इसमें ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए अगर आपका सेंटर से डिस्टेंस 0 है, तो ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगी इधर या डार्क फ्रिंज मिलेगी, तो आपने बोल दिया कि सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज मिलती है। अभी मैंने आपको बोला कि बेटा सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 260 लैम्डा, तो इसमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या फिर डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो मैंने क्या किया, 260 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे भी λ/2 कर दिया, ओके, एंड देन इसको मल्टीप्लाई किया तो 520 आया। 520 क्या है, इवन नंबर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी वेव मिली मुझे, कौन सी फ्रिंज मिलेगी इस डिस्टेंस पे, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इन द सेम वे यू कैन फाइंड विद द डार्क फ्रिंज ऑल्सो। तो ये तो एक टॉपिक न्यूमेरिकल का कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज को फाइंड आउट करना होता है, किस डिस्टेंस पे मिलेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली वेवलेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एम्पलीट्यूड पे। तो देखो एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट है दैट इज वेरी सिंपल, a इक्वल टू √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए आपको केवल ऐड करना है, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। किसी एंगल पे है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5। ओके, अब ये मैक्सिमम और मिनिमम हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने इंटेंसिटी के बारे में भी डिस्कस किया था, ओके, जहाँ पे हमने जब प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव को डिस्कस किया था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हमने इंटेंसिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा था कि देखो जो इंटेंसिटी है, अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्रीन लगी, इधर मिला आपको एम्पलीट्यूड और इधर मिलेगा ये तो हो गया स्लिट, ये हो गया स्क्रीन, ओके, यहाँ पे स्लिट से जहाँ से ये वेव्स आएंगी। अभी स्क्रीन पे आपको पैटर्न मिल रहे हैं, तो इधर आपको मिलेगा a1 प्लस a2, इधर मिलेगा a1 माइनस a2, इधर मिलेगा a1 माइनस a2, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए आपको इंटेंसिटी चाहिए, तो आई नो वेरी वेल कि जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली एम्पलीट्यूड के। तो इंटेंसिटी को आई कैन राइट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ओके। तो अगर मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, स्लिट पे, तो ये हो गया a1²
इधर फाइंड आउट करनी है तो ये हो गया A2 स्क्वायर। बट अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई A1 प्लस A2 स्क्वायर और मिनिमम इंटेंसिटी हो गई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैंने ये आपको फिगर के थ्रू क्यों बताया, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती। फिगर के थ्रू क्यों बताया, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते कि मैक्सिमम पूछा या मिनिमम पूछा है, और वो क्या करते हैं बस डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर कर देते हैं। तो बेटा पहले ये देख लो कि आपको इंटेंसिटी कौन सी कैलकुलेट करनी है। आपको स्लिट वाली इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप केवल A1 जो एम्पलीट्यूड की करनी है केवल उसका स्क्वायर करो। बट अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करनी है तो आपको दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कई बार रेशियो निकालने को आते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, एंड A1 को आई कैन राइट, जैसे ये आपको पता है कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, और A1 को आई कैन राइट अंडर रूट I1। तो केवल यहाँ पे वो वैल्यूज को ही पुटअप किया है, एंड दैट दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, एंड ऑफकोर्स इंटेंसिटी इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, एंड इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तो दैट इज cos phi इक्वल टू 4I नॉट cos स्क्वायर phi बाई 2। ओके, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको कब मिलती है, 4I नॉट पे मिलती है। ठीक है, 4 टाइम्स जो मीन इंटेंसिटी है उसकी 4 टाइम्स जब आपको होगी तभी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, 0 पे मिलती है। क्लियर है। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो दैट इज डेल फाई। डेल फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, तो 2 पाई बाई लैम्डा डेल एक्स। ओके, तो ये एक रिलेशन हुआ पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में। क्या रिलेशन है, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स। ओके, एंड इसी पे अब हम एक और फॉर्मूला देखते हैं कि मान लीजिए आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ब्राइट फ्रिंज का सेंटर से ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला चलता है एन लैम्डा डी अपॉन डी। ये ध्यान रखो कि जो कैपिटल डी है, जो नॉर्मल कंफ्यूज करता है वो बच्चों को यहाँ पे डी करता है, ऊपर कैपिटल डी आएगा नीचे स्मॉल डी आएगा, डिस्टेंस पे जाओगे। और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2n माइनस पी डी, सॉरी 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2, नीचे स्मॉल डी। ओके, जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, जो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, और जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये सेंटर का डिस्टेंस याद रखना है सेंटर से। ठीक है, एन लैम्डा 2n माइनस 1 का तो आपको कंसेप्ट समझ आ ही गया था। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई किसका करना है, लैम्डा डी अपॉन डी का, और यहाँ लैम्डा डी अपॉन 2 का। ओके, अब आगे चलते हैं, फ्रिंज किस तरीके से शिफ्ट होती है। ठीक है, अगर आपने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लगाई है तो कई बार इस फॉर्मूले पे भी बेस न्यूमेरिकल आता है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे ऑफकोर्स फ्रिंज शिफ्ट हो रही है या आपको डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते हो डी अपॉन डी म्यू माइनस 1t। अब देखो यहाँ पे म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, थिकनेस है वो भी आपको गिवन होगी, बट अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपसे ये न्यूमेरिकल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। विड्थ कितनी है फ्रिंज की, ऑफकोर्स देखो कोई ना कोई जो फ्रिंज बन रही है वो किसी एंगल से ही बन रही होगी ना, तो दैट इज थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी, और वी कैन सी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ पे एक्स के साथ डी कैपिटल है, लैम्डा के साथ स्मॉल डी है, दोनों में से किसी फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लैम्डा इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, ये तो देखो अगर एक्स याद है तो आप अपने आप कर सकते हो। एक्स क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, तो यहाँ से लैम्डा क्या हो गया, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये स्मॉल डी और कैपिटल डी में केवल एक फॉर्मूला एक्स का याद रखो, उससे अगेन जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज है यू कैन प्रूफ अकॉर्डिंग टू योर्स। ओके, एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी फॉर ब्राइट फ्रिंज, एंड डार्क फ्रिंज के लिए हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2d। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये थीटा की फॉर्म में है। ओके, एंड टू कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो दैट इज अंडर रूट d1 एंड d2। तो ये लेंस वाले जो फॉर्मूलाज आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, जो बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। ओके, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इसके सबसे पहले थ्योरेटिकल एमसीक्यूज करते हैं एंड देन न्यूमेरिकल वाले करेंगे। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्सेज विच एमिट रेडिएशन। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो इंटरफेरेंस है उसका बेसिक एक ही कंडीशन होता है
कि जो उसका फ्रिक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज टोटली राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व व्हेन लाइट वेव इंटरफेरेंस। देखो जब भी लाइट वेव इंटरफेयर करती है होती है तो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। एनर्जी पहले वाली या बाद वाली बिल्कुल सेम रहती है, तो दैट मीन्स किसका कंजर्वेशन होगा, एनर्जी का। The next question is two identical light source S1 and S2 emit light of same wavelength. These light rays will exhibit interference if their phase difference remains constant. तो ये अभी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, इसी में बेस्ड जब ये MCQs आ गए। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन, देखो इंटेंसिटी केवल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, अंडर रूट सॉरी ए स्क्वायर। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का होता है अंडर रूट आई और आई का होता है ए स्क्वायर। तो दैट इज C option is right. Two coherent sources of light produce constructive interference when phase difference between them. तो देखो constructive interference का मतलब क्या होता है, जब दोनों वेव क्या होती है, सेम फेज में होती है। तो मान लीजिए एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है। अब हम देखो डिस्कस करते हैं कि दोनों का फेज डिफरेंस कहाँ पे होगा, जब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। मान लीजिए कि एक वेव यहाँ पे है, ठीक है, इधर है, ये पूरी वेव 2 पाई की है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और दूसरी वेव कहाँ पे है, पाई पे है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। तो फेज डिफरेंस हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक नीचे से ऊपर जा रही है, एक ऊपर से नीचे आ रही है। ओके, द सेकंड वन इज पाई बाय 2, तो एक वेव का फेज इधर है, एक का इधर है, पाई बाय 2, तो यहाँ तो क्या होगी, ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 पाई बाय 2 में यहाँ पे एक वेव का इधर लेते हैं, दूसरा 3 पाई बाय 2 में है, तो ये भी सेम फेज में नहीं है। नेक्स्ट इज 2 पाई, तो देखो पाई इधर मतलब 0 इधर और 2 पाई अब ये इधर से शुरू होगा। तो ऑफकोर्स अब नाउ यू कैन से कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर दोनों वेव के बीच में यहाँ पे 2 पाई या 0 का डिफरेंस है, तभी आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। और अगर यही पार्ट डिफरेंस मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लेती तो क्या होता, केवल n लैम्डा। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, 2n-1 लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at a certain point is produced when two coherent light sources when two coherent light waves superimpose at that point when a phase difference of। तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलता है, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का होता है। देखो किस तरीके से, यहाँ पे बाकी सबको भी डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्कस किया, अब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। जीरो मिलता है मतलब जब दोनों वेव अपोजिट फेज में होंगी, जब दोनों वेव अपोजिट फेज में होंगी तभी क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो लेट्स सी कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर मान लीजिए दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, तो ये जीरो है, तो मतलब ये भी वेव यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 पाई का केस हमने डिस्कस किया, तो मतलब 2 पाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस केस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। द नेक्स्ट वन इज पाई बाय 2। तो देखो पाई बाय 2 हुआ 90, अगर एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे केवल क्या 90 डिग्री का डिफरेंस है, केवल 90 डिग्री का डिफरेंस है। अगेन टोटली डिफरेंट नहीं है, ठीक है, टोटल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल अपोजिट फेज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। बट अगर हम पाई के केस में देखें तो एक वेव यहाँ नीचे से ऊपर जा रही है और दूसरी ऊपर से नीचे जा रही है, कुछ इस तरीके से, ये एक ऊपर की तरफ है, एक ये नीचे की तरफ है। तो इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टोटली पॉसिबल, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट फेज में चली गई। तो जो ये पाई का केस है, इसमें हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज produce a dark fringe where the phase when the phase difference between the interfering beam is, that is, देखो डिस्ट्रक्टिव का केस है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का केस है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। तो डार्क फ्रिंज किस केस में मिलती है, 2n-1 पाई के केस में, 0, 2 पाई, n पाई, ये सब किसके केस है, ब्राइट फ्रिंज के केस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस है। द सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, जो इंटरफेरेंस का सेंटर होता है उसमें हमेशा क्या मिलती है, हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव मीटिंग एट दैट पॉइंट शुड बी। तो देखो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए। तो देखो कंस्ट्रक्टिव के केस में तो क्या होता है, 0, 1, 2, 3 आपको कंटिन्यूस लाइन मिल सकती है। डिस्ट्रक्टिव के केस में आपको बाय 2 मिलता है, तो दैट मीन्स डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2।
5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। 0.5 वाला केस किसका होता है, डिस्ट्रक्टिव का होता है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पाई के लिए सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है, 2n-1 पाई, दैट इज द फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे हम केवल n की वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो देखो अगर n यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पे तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, तो यहाँ पे हमें कौन सा पाई मिला, 2 1 2 -1, तो ये 2 -1 केवल पाई। n की वैल्यू हम यहाँ पे अब 2 पुटअप करते हैं, ठीक है। 2 2 4, 4 -1 3, तो 3 पाई। इसके बाद हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुटअप करते हैं, 3 2 6, 6 -1 5 पाई। 4 वैल्यू पुटअप करी तो 4 2 8, 8 -1 7 पाई। तो जो ये केस है, ये किसका है, फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता तो ये क्या हो जाता, फाई किसके इक्वल हो जाता, ये इक्वल का साइन नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे, फाई इक्वल टू एन पाई। तो 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे किसके केस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव के केस होते हैं। यहाँ पे पाई हमें डिस्ट्रक्टिव का फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। The next question is, in a young double slit experiment, if the phase difference between two waves interfering at point is 5, the intensity at that point can be expressed by the expression। तो देखो जो इंटेंसिटी है किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, a प्लस बी कॉस फाइव के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको ऑफकोर्स याद होना चाहिए। a और b क्या है, दोनों की दोनों एम्पलीट्यूड है। The next question, if the path difference between two interfering wave arrives at point is 0, then the point will। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल ध्यान से रीड करना है इसे। कोई भी पाथ डिफरेंस है दोनों पॉइंट का, ठीक है। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स अराइव्स एट अ पॉइंट इज 0, ठीक है, 0 पे मिल रही है, और 0 पे कौन सी मिलती है, हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव आर नॉट इक्वल। अच्छा, दोनों वेव्स है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, देन द डार्क पॉइंट फॉर्म्ड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल हैव मोर इंटेंसिटी। दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कुछ ना कुछ आपको एम्पलीट्यूड मिल ही जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमें मिलेगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी का मिलेगा। इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट minimum intensity is obtained when the phase difference of superimposing wave। तो देखो यहाँ पे कुछ इतना गिवन है केवल कि जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मिनिमम है, और मिनिमम इंटेंसिटी है तो जो n की वैल्यू है 1 2 3 होगी ऑफकोर्स, और ये किसके केस में होगी, 2n-1 पाई के केस में होगी। The next question, the two waves represented by y1 equal to a sin omega t and y2 equal to b cos omega t have a phase difference। तो देखो यहाँ पे y1 क्या है, a sin ओमेगा t, एंड ये जो b cos ओमेगा t है, b cos ओमेगा t है, इसे साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, b sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया, तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड कि यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइट वेव्स फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ओके, are given by y1 equal to 2 sin omega t and y2 equal to 3 cos omega t, then the correct statement is। तो देखो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये चीज आपको देखनी है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो बोथ द वेव्स आर कोहेरेंट, नो, क्योंकि कोहेरेंट के केस में फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो वेव्स है ये क्या है, इनकोहेरेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टेबल इंटरफेरेंस टू अकर बिटवीन टू सेट्स ऑफ वेव्स। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आपको एक स्टेबल इंटरफेरेंस चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द टू सेट मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऑफ कोर्स उनको कांस्टेंट फेज डिफरेंस फॉलो करना है। द टू सेट्स मस्ट हैव सेम वेवलेंथ, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंटरफेरेंस के केस में मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ कोर्स वो क्या होगी, सेम फ्रिक्वेंसी की होगी और सेम वेवलेंथ की होगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सेम वेवलेंथ की होती है, ठीक है। तो द टू सेट्स मस्ट हैव द सेम वेवलेंथ, द वेव्स मस्ट बी ट्रांसवर्स, ये हमने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया ट्रांसवर्स नेचर के बारे में, तो दैट्स व्हाई इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वेव मस्ट हैव सिमिलर एम्पलीट्यूड, ऑफ कोर्स अगर आपको स्टेबल इंटरफेरेंस चाहिए, स्टेबल इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, फ्रिंजेस बहुत मतलब लीनियर मिले, कि जैसे जो ये यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है इसका विड्थ है, और ये जो डार्क फ्रिंज है इनका विड्थ है, ये बिल्कुल इक्वल रहे,
तो इसके लिए ऑफकोर्स एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और अगर हम एम्पलीट्यूड ही चेंज करते रहेंगे तो इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी, तो ऑफकोर्स वो स्टेबल इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो 0.5 की फॉर्म में होते हैं, हमें राइट। तो देखो यहाँ पे यू कैन से 12.5 लैम्डा, तो दैट मीन्स ये 0.5 की फॉर्म में है, तो ये किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है। द नेक्स्ट वन इज इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स at point is 29 lambda, then the point will be, तो of course 29 lambda है, ये ब्राइट फ्रिंज का एग्जांपल होगा। यू कैन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2 ऑल्सो, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपको 58 लैम्डा मिला, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्राइट फ्रिंज। द नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली इज 260 लैम्डा बाय 4। द पॉइंट इज, तो देखिए इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें लैम्डा बाय 2 की फॉर्म में चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे आया लैम्डा बाय 4, हमें लैम्डा बाय 2 की फॉर्म में चाहिए, तो ये हो गया, ये वाली जो टर्म है यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो इधर मिला लैम्डा बाय 2 और ये 2 से डिवाइड हो गया इधर, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल सी कि ठीक है इवन नंबर है, तो दैट इज द राइट फ्रेंज। The next question is interference was observed in an interference chamber when air is present. Okay, now the chamber is evacuated and the same light is used. A careful observer will be, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सबसे पहले आपका जो इंटरफेरेंस चैम्बर था वहां पे एयर प्रेजेंट थी, ओके, एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, उस चैम्बर को इवैक्यूएट कर देते हैं, और तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा अगर आप सेम लाइट को यूज कर रहे हो। तो ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, ऑफकोर्स इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, बट वहाँ पे क्या होगा, जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले कहाँ थे हम, पहले थे एयर में, और एयर से इसके बाद हम किस पे आए, उसे हमने इवैक्यूएट कर दिया। तो एक तरीके से यू कैन कंसीडर कि हम कहाँ पे गए हैं, डेंसर से रेयर मीडियम पे गए हैं। तो ऑफकोर्स उससे क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएंगे तो जो फ्रिंज की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। The next question is on a rainy day, a small oil film on water shows brilliant colors. That is due to, तो देखो जहाँ पे भी कलर्स आता है, जहाँ पे भी कलर्स आते हैं दैट इज टोटली रिलेटेड टू अ वेवलेंथ। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें भी हम यही स्टडी कर रहे हैं कि ठीक है कि जो लाइट में चेंजेस कैसे आ रहे हैं वेवलेंथ के चेंज करने से। तो ऑफकोर्स टू बी ऑप्शन इज टोटली राइट। The next question is for constructive interference to take place between two monochromatic light waves wavelength lambda. The path difference में हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें किस केस में मिलता है, एन लैम्डा की केस में मिलता है, डायरेक्टली यही फॉर्मूला था, तो एज यू कैन फाइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी of two waves is 1/25, then the ratio of their amplitude will be. So we know very well intensity is directly proportional to the amplitude square. Okay, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई, ओके, एंड रेशियो में है तो ये हो गया अंडर रूट I1/I2। I1/I2 क्या है, 1/25, आप इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1/5, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। The next question is two current source of light of intensity ratio n are employed in the interference pattern। तो जो हमने intensity ratio लिया है यहाँ पे उसको क्या लिया है, n लिया है, मतलब I1 और I2 का जो रेशियो है वो क्या है, n are employed in the interference experiment। The ratio of the intensity of the maxima and minima in the interference pattern। आई विल सजेस्ट कि आप इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, और नो डाउट हमने अभी देखा कि जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर की इक्वल होती है, एम आई राइट। और यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे जो रेशियो है वो किसकी फॉर्म में है, एन की फॉर्म पे है, तो जो एम्पलीट्यूड है दैट इज अंडर रूट आई हो गया यहाँ से, और अंडर रूट आई को ही हमने क्या बोला है, रेशियो को ही एन बोला है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम कैलकुलेट करना है तो रूट एन प्लस वन अपॉन रूट एन माइनस, यही हो जाएगा आंसर। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। थोड़ा सा डायरेक्ट मैनर में किया, एम्पलीट्यूड ले लिया एंड देन इस अकॉर्डिंगली कर लिया। आप चाहे तो लॉन्ग ट्रिक में भी कर सकते थे कि मतलब पूरा रेशियो कैलकुलेट करके, बट देयर इज नो मीनिंग टू डू दिस, क्योंकि बस समझ आना चाहिए, एंड ऑफकोर्स एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पीड फास्ट होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 4/3,
ओके जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है A1/A2 का 4/3। ओके द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या होगा A1+A2 अपॉन A1-A2, और मैक्सिमम है I का फॉर्मूला क्या होता है A²। आई मैक्सिमम क्या हो गया A1+A2, आई मिनिमा क्या हो गया A-A2, दोनों को डिवाइड किया, स्क्वायर लगाया, A1+A2 करोगे कितना होगा 4+3 इज 7 एंड 4 - 3 इज 1, तो 49/1। तो देखो ये दोनों न्यूमेरिकल से ही क्या किया हमने, कुछ डायरेक्ट किए। अब देखो आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते थे, किस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम की न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो आई विल नेवर सजेस्ट कि बेटा इस तरीके से आप A1 A2 की वैल्यू रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है। तो व्हाट आई विल से कि बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, A2 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आएगा A1+A2, A1 डिवाइडेड बाई A2 +1। फिर यहाँ से भी आप A2 को कॉमन लो, तो ये आएगा A1/A2 -1। तो रेशियो है ना, तो हम ऐसा थोड़ी ना लग सकते कि A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 3। तो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो दिस प्रोसेस इज रॉन्ग, बट ऑफकोर्स एमसीक्यूज के लिए करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, इससे भी सेम आएगा और इससे भी सेम आएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द डायरेक्ट प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस आर 100/1। ओके, यहाँ पे जो इंटेंसिटी रेशियो है कितना है 100/1 का है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो देखो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी होगा A1+A2 अपॉन A1 - A2 होल स्क्वायर। एम आई राइट? बट उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी इज 100/1, एम्पलीट्यूड अंडर रूट में आता है तो क्या हो जाएगा 10/1। अब हमें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो 10+1 अपॉन 10 - 1 एंड देन होल स्क्वायर लगाया। तो डायरेक्टली यू कैन डू दिस, आपको केवल इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन फाइंड आउट करना है एंड उसके बिहाफ पे आप लोगों से ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। तो 10+1 11, 11 का होल स्क्वायर किया 121, 10 - 1 इज 9 एंड 9 स्क्वायर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड इज 60। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो मैक्सिमम तो मिनिमा नहीं लिख के ब्राइट एंड डार्क बैंड लिखा है, तो दैट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ब्राइट है मतलब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और जो डार्क है वो मिनिमम इंटेंसिटी है। उसका रेशियो क्या है 16/1। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दोगे 16/1 का, तो क्या हो गया 4/1। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ऑप्शंस को चेक करना है द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ओके, अगर हम दोनों के रेशियो का एम्पलीट्यूड देखें 5, नो इट्स 4/1, तो ये रॉन्ग है। इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज आर 25 एंड 9 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। चेक कर लेते हैं, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो I1 क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे A मैक्सिमा प्लस A मिनिमा 4+1, I2 कैलकुलेट करना है A4 - 1, ठीक है, A मैक्सिमा माइनस A मिनिमा एंड देन होल स्क्वायर करना है। 4+1 5, 5 होल स्क्वायर 25, 4 - 1 3, 3 स्क्वायर 9, तो 25 एंड 9, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज 4। तो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का अगर हम रेशियो देखेंगे तो 4/1 है, नॉट एग्जैक्टली 4। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का भी देखा जाए तो 4 and 3 है, नॉट 4 और 3 नहीं है, 4 and 1 है, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज ओनली राइट। The next question is two coherent sources of intensity I1 and I2 produce interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern will be। तो देखिए ये जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो केवल जो प्रीवियसली न्यूमेरिकल किया था केवल उसी बेसिस पे ही हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो एज यू कैन सी इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, तो दैट इज रूट आई। ओके, एंड देन हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए अभी, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है दैट इज A1 + A2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा A इज अंडर रूट आई, तो अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 देन होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स यू कैन से डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Two slits in young experiment have widths in the ratio of 1/25.
द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखो हमें I1 एंड I2 का रेशियो गिवन है, कितना है 1/25। इसके थ्रू वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। A1 एंड A2 कैसे कैलकुलेट करोगे, अंडर रूट लगा दोगे 1/25 का, तो ये हमें क्या मिल गया 1/5। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमा होगी A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, ओके, और ये मिनिमा हो गई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर एंड देन दोनों को डिवाइड किया। A1 प्लस A2 1 प्लस 5, A1 माइनस A2 5 माइनस 1, 1 माइनस 5 कुछ भी करो, साइन प्लस में ही आना चाहिए, एंड देन होल स्क्वायर। 5 प्लस 6 36, 5 माइनस 4, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 6 का स्क्वायर 36, 5 1 माइनस 1 इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16। ओके, एंड देन इसको आप कैंसिल आउट करोगे, आपको क्या मिलेगा 9/4। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पे हमने जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में बेस्ड करी। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी, क्योंकि इस पे बेस्ड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलने वाला ही है। क्योंकि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 is incident on a coated glass plate. Okay, if 25% of the incident light is reflected from the upper surface and 50% of light is reflected from the lower surface of the glass plate, the ratio of maximum to minimum intensity in the interference region of the reflected light. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सबसे पहले कोई लाइट है एक सरफेस पे, यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट होती है। ओके, ये इंसिडेंट हुई एंड इसने ये बोला है कि केवल उसका जो 25% पार्ट है केवल वही रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम जो ये लाइट है, ओवरऑल लाइट है, उसको आई एज्यूम करके चलते हैं, तो उसका कितने परसेंट पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, 1/4% पार्ट, यही तो होता है 25% पार्ट। मतलब अगर 1/4% पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ तो 3/4% पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/4 ऊपर गया, बचा कितना 3/4, वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसने आगे ये बोला है कि जो ये पार्ट सेकंड सरफेस पे है, ठीक है, दो सरफेस ली है, एक सरफेस से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया एंड देन जो सेकंड सरफेस आती है उससे 50% पार्ट ही रिफ्लेक्ट होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से 1/4% पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ एंड जो इसकी सेकंड सरफेस है उसे केवल 3/4 आई मिला। ठीक है, बच्चे केवल ये मिस्टेक करते हैं कि वो सेकंड सरफेस पे भी आई ले लोगे तो गलत हो जाएगा। सेकंड सरफेस को कितना मिला, केवल 3/4 आई, एंड इसका भी हाफ करोगे तो कितना होगा 3/8 आई। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपके पास दो इंटेंसिटी है, द वन इज 1/4 आई एंड द सेकंड इज 3/8 आई, और हमें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर एंड देन इनको रेशियो में कैलकुलेट किया। तो √1/4 √3/8, इधर से √1/4 माइनस √3/8, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सुपर इम्पोजिंग वेव हैव एम्पलीट्यूड A0 and intensity I0, then the average intensity of the light in the fringe pattern formed on a screen will be। तो देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज आप हमेशा ऐसे ही निकालते हो, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, 4 पे मिलती है। यहाँ पे इंटेंसिटी I0 ली है तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 4I0, मिनिमम कब मिलेगी 0 पे मिलेगी। दोनों का एवरेज निकाल लो तो 4I0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा 2I0, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 having same frequency pass through the same medium at a time in the same direction, okay, and interfere, the sum of minimum and maximum intensity। तो देखो सेम काइंड का क्वेश्चन है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को ऐड करना है। तो सबसे पहले जिस कंसेप्ट पे किया था केवल हम वही कंसेप्ट पे जाएंगे कि जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज √I1। ठीक है, वन इज A1 निकाल रहे हैं, दो इंटेंसिटीज है ना I1 एंड I2, तो अगर हम I1 का एम्पलीट्यूड निकालें तो A1 इज √I1 और ये I2 का एम्पलीट्यूड निकालें तो A2 इक्वल टू √I2। अब हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और वी कैन राइट √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर।
एंड इसको यू कैन डायरेक्टली राइट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 एंड I2. ओके, एंड आई विल सजेस्ट कि बार बार ऑफकोर्स आपको ये दो मैथड एक्स्ट्रा नहीं करने पड़े, तो आपको ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही याद होना चाहिए. व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2. ओके, एंड देन ये जो न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि इनकी प्रैक्टिस हम इसी चैप्टर में कर रहे हैं. जो प्रीवियस चैप्टर था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला चैप्टर, उसमें भी हमने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है. एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने वो वीडियो देखा हो, तो ऑफकोर्स आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. ओके, बिकॉज ऑफ हम उसमें और डेप्थ में गए थे. क्लियर है? तो अगर आप ये वाला चैप्टर देख रहे हैं तो एक बार उससे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला चैप्टर प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके, तो यहाँ से A1 कैलकुलेट किया, A2 कैलकुलेट किया, A मैक्सिमा को प्लस किया, A मिनिमा क्या है? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर. तो ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 माइनस I2. ओके, अब मैक्सिमा और मिनिमा को प्लस करोगे आप, तो यू विल सी कि अगर मैंने प्लस किया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2I1 प्लस 2I2 मिलेगा, तो कॉमन ले लोगे तो 2I1 प्लस I2. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है. इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग टू लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I एंड 99. तो देखो यहाँ पे दोनों इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है. द वन इज I एंड द सेकंड इज I 99. ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2. ओके, एट पॉइंट पाई एंड एट पॉइंट P एंड पाई एट पॉइंट Q. ओके, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी गिवन है. ठीक है, अगर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में P एंड Q के बीच में, तो P पे π/2 का एंड Q पे पाई का है. ओके, ऑन द स्क्रीन से द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड Q, और हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो देखो, अगर सबसे पहले हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए. ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे. हम P पॉइंट पे भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि P पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या है? π/2, और Q पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या है? पाई. तो दोनों के लिए करेंगे. दो पॉइंट गिवन है, वन इज P एंड द सेकंड इज Q. इसमें भी इंटेंसिटी आ रही है I1 एंड I2. ठीक है, I एंड 99, एंड इसमें भी हमें इंटेंसिटी मिल रही है 9 एंड 99. ठीक है, सॉरी, I एंड 99. जो P है इस पे फेज डिफरेंस है π/2 का, एंड देन इस पे फेज डिफरेंस है पाई का. तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं. फेज डिफरेंस के साथ इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं था, तो हमने यूज किया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2. बट फेज डिफरेंस भी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट 2I1 I2 cos phi. दैट इज अवर फॉर्मूला. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करते हैं. तो I1 की वैल्यू I पुट अप करी, I2 की वैल्यू 9I पुट अप करी, 2 अंडर रूट I1 I2, तो 9I स्क्वायर cos π/2. तो नाउ यू कैन सी cos 90 इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई. हमें कितना मिला? ओनली 10I. नेक्स्ट पे आते हैं, तो सेम I प्लस 9I प्लस 2 अंडर रूट 9I स्क्वायर cos phi. तो वी नो वेरी वेल कि जो cos 180 होता है दैट इज -1. तो 9 प्लस 1 10I, एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, एंड देन 9I स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3I हो जाएगा. तो -2 इंटू 3I. ओके, क्योंकि cos पाई क्या है? -1 है. तो ये आपके पास आया 10I माइनस 6I. इसको सॉल्व करोगे 4I. अब दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या है? सब्ट्रैक्ट कर दोगे. 10I माइनस 4I आपको कितना मिलेगा? 6I. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. टू आइडेंटिकल लाइट वेव हैविंग फेज डिफरेंस phi propagate in the same direction. When they superimpose, the intensity of the resultant wave is proportional to. तो देखो, इंटेंसिटी का अगर अपने ने फेज डिफरेंस के साथ फॉर्मूला देखा हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है cos स्क्वायर 5/2. ओके, इसका डेरिवेशन करके कोई मीनिंग नहीं है, आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर 5/2. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद two coherent light sources of intensity ratio and intensity ratio n given है. In the interference pattern, the ratio I maxima to I minima minus I maxima plus I minima. तो of course देखो, सबसे पहले I maxima क्या होगा? रूट n प्लस 1 होल स्क्वायर. एज यू नो वेरी वेल कि इंटेंसिटी रेशियो गिवन है, हमें एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा? यहाँ से A maxima प्लस A minima होल स्क्वायर. तो यहाँ से I मैक्सिमा कैलकुलेट कर सकते हो. इन द सेम वे I मिनिमा क्या होगा? A मैक्सिमा माइनस A मिनिमा होल स्क्वायर. आया कैसे ये? क्योंकि देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट n. क्लियर है? क्योंकि इंटेंसिटी रेशियो n है, तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो गया रूट n/1.
तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया है आई मैक्सिमा और आई मिनिमा को। ए मैक्सिमा की वैल्यू पुटअप करी √10, ए मिनिमा की जो वैल्यू है वो पुटअप करी 1, तो √10 + 1, इधर आया √10 - 1। यहाँ पे आई मैक्सिमा आई मिनिमा सबकी वैल्यू पुटअप करूँ, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करूँ, देन यू विल फाइंड इट 2√10 अपॉन n+1 होल स्क्वायर। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था। एज यू सॉ कि जो ये √n+ वाला है आई मैक्सिमा का फॉर्मूला, इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो एक बार आप इसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द वेवलेंथ यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द स्क्रीन इज 40 cm फ्रॉम द स्लिट, द फ्रिंजेस आर 0.012 cm वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि आपको वेवलेंथ गिवन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो वेवलेंथ है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम एंड द स्क्रीन इज 40 cm फ्रॉम द स्लिट। तो देखिए ये हमारी स्लिट्स थी, ओके, एंड देन इस जो ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 40 cm। दैट मीन्स ये क्या है, कैपिटल डी है। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि टर्म्स क्या क्या है। नॉर्मली बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, स्मॉल डी में और कैपिटल डी में। तो देखो क्लियरली गिवन है स्क्रीन इज 40 cm फ्रॉम द स्लिट। तो जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और ये स्लिट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 40 cm है। तो दैट मीन्स कैपिटल डी इज 40 cm। द फ्रिंजेस आर 0.012 cm वाइड, और जो फ्रिंजेस की विड्थ है, यहाँ पे जो फ्रिंजेस की विड्थ बन रही है कितनी है, वो है 0.012 cm। तो दैट मीन्स दैट इज द एक्स, क्योंकि फ्रिंजेस की विड्थ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और दैट इज स्मॉल डी। तो हमें फॉर्मूला पता है x = λd अपॉन डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल डी की, लैम्डा कैपिटल डी बाय एक्स। लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, यहाँ पे स्क्रीन है वो स्लिट से 40 cm की डिस्टेंस पे है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻2 मीटर। और जो ये फ्रिंजेस की विड्थ है इट इज 0.012 cm। तो इस x को भी हमने मीटर में चेंज किया और किसका मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁻2 का। d के अंदर वैल्यू पुटअप करी 6000 × 40, ये 10⁻10 है, ये -2 है, इनको साथ में ही मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 10⁻12। नीचे आया 0.012 × 10⁻2। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो साइन है जीरोज है इनको सॉल्व करेंगे, 3 and 4। अब यहाँ पे 12 to 4 गया तो -8 हुआ, नीचे से लेके सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट ओनली 0.2 cm इज अवर आंसर। पहले मीटर में आएगा, मीटर के बाद उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये जो सारा डेटा है ऑफकोर्स हम इसको मीटर में चेंज कर चुके हैं, और हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें आगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 5896 angstrom is used in double slit experiment to get interference pattern on a screen. Okay, 9 bright fringe is seen at a particular position on the screen. तो देखो क्वेश्चन इज लुकिंग वेरी लेंथी, बट देखो कंसेप्ट बहुत इजी सा है कि हमने कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5896। तो जब हम ये 5896 वेवलेंथ का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। मान लीजिए ये मिलती है 9th नंबर पे, 9th ब्राइट फ्रिंज। ओके, ये हमें मिल रही है यहाँ से, ठीक है, जब हमने वेवलेंथ ये यूज करी। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने वेवलेंथ चेंज कर दी, मान लीजिए अब हम कोई दूसरी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, अब ये दूसरी वेवलेंथ यूज करने पे इसी पोजीशन पे 11th ब्राइट फ्रिंज इज टू बी सीन। तो इसी पोजीशन पे हमें 11th ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ओके, तो जब आपने 5896 यूज किया, ठीक है, वेवलेंथ को, तो 9th नंबर की वेवलेंथ और 9th नंबर की फ्रिंज मिल रही है। ओके, एंड हम एक वेवलेंथ को चेंज करते हैं तब इसी पोजीशन पे हमें 11 नंबर की फ्रिंज मिल रही है। तो ये दिस इज द क्वेश्चन, और हमें ये वेवलेंथ को ही कैलकुलेट करना है। अब देखो टोटली यू कैन सी कि ये तो क्या है, कंपैरिजन बेस्ड न्यूमेरिकल है। ओके, तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा कि 5896 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, तो 9th नंबर पे मिली, एंड 11 नंबर पे जो फ्रिंज सेम पोजीशन पे मिल रही है, तो उस पर लैम्डा क्या होगा, दैट मीन्स x is constant। now you can see कि d constant है, x constant है, small d constant है, and ये हो गया xd upon d is n lambda। तो n lambda की वैल्यू कैन constant मिलेगी। एंड द सेकेंड वे हम किस तरीके से कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे रिलेशन किस में है, n और लैम्डा में है।
हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि ये एन और लैम्डा का रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो नाउ यू कैन से कि एन एंड लैम्डा बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नाउ आई कैन राइट एन वन इक्वल टू वन बाई लैम्डा वन एंड एन टू इक्वल टू वन बाई लैम्डा टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। तो ये एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ऑफकोर्स उनका डायरेक्टली लिंक इस तरीके से भी आता है। ओके, एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, तो बोथ आर यू विल फाइंड इन दिस ऑल्सो। तो अगर हम यहाँ पे इसको एन वन एज्यूम करते हैं और इसे लैम्डा वन एज्यूम करते हैं, ये एन टू हो गया और हमें लैम्डा टू यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो एन वन की वैल्यू पुटअप करी 9, लैम्डा वन की वैल्यू पुटअप करी 5896, एन टू की वैल्यू पुटअप करी 11 एंड लैम्डा टू को हमें कैलकुलेट ही करना है। यहाँ से लैम्डा टू आप कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट इट, यहाँ से आप सॉल्व करना एंड देन यू कैन गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू स्लिट सेपरेटेड बाय अ डिफरेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो दोनों स्लिट हैं, दोनों स्लिट्स को हमने कितने डिस्टेंस पे सेपरेट किया है, दैट इज 1 मिलीमीटर। और दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। आगे गिवन है 1 मिलीमीटर आर इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। ओके, एंड जो वेवलेंथ है कितनी है, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर है। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन। अब जो हमें स्क्रीन पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो मतलब जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही है वो हमें कितना मिल रही है, स्लिट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो दैट मीन्स जो कैपिटल डी है दैट इज द 1 मीटर। तो ये भी हमें गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ डार्क फ्रिंज एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज ऑन अ सेम साइड इज इक्वल टू। ओके, अब देखो उस पूरी स्क्रीन पे हमें जो फोर्थ नंबर पे डार्क फ्रिंज मिल रही है, ओके, एंड जो 6 नंबर पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें तो सेंटर से डिस्टेंस निकालना आता है एंड देन उसके बाद सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हमें कौन सी फ्रिंज मिल रही है, डार्क फ्रिंज मिल रही है। ये स्क्रीन पे फ्रिंजेस मिल रही है, ये फोर्थ नंबर पे हमें डार्क फ्रिंज मिली। तो सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डार्क फ्रिंजेस के फॉर्मूले क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d। हमें फॉर्मूला ऑलरेडी आता है तो हमने केवल सिंपल फॉर्मूला यूज किया 2n-1 लैम्डा बाई 2d। एन की वैल्यू पुटअप करी 4, लैम्डा की वैल्यू पुटअप करी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, डी की वैल्यू पुटअप करी, जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी गिवन है, दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस की 1 मिलीमीटर। तो दैट मीन्स 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये हो जाएगा डी का वैल्यू। ओके, यहाँ पे 2d है तो यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 की जगह 1 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस 3 मीन्स 10 टू पावर माइनस 3। ओके, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं 6 ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। तो ये हुआ 6 ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा डी अपॉन डी, यू नो वेरी वेल। एन कितना है यहाँ पे 6, लैम्डा की वैल्यू पुटअप करी, डी की वैल्यू पुटअप करी। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे हम 4 डार्क फ्रिंज एंड 6 ब्राइट फ्रिंज दोनों के बीच के डिस्टेंस को माइनस करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हमने सॉल्व करी, 4 2 8, 8 माइनस 7, 7 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, एंड नीचे आया 6 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 3। जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो नाउ यू कैन सी ये वाली जो टर्म है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड टू 10 टू पावर माइनस 3, ये कॉमन है। इसको कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 7 बाई 2 माइनस 6 बाई 1। ओके, तो एलसीएम लेते हैं 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव में वैल्यूज नहीं होती है, नॉर्मली वैल्यूज पॉजिटिव में होती है। और ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि जो 6 ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा फोर्थ के बीच के कंपैरेटिवली ना। तो हमें 6 भी माइनस 4 करना चाहिए, बट दैट इज फाइन। यहाँ पे अगर माइनस का भी साइन आएगा तो ऑफकोर्स हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, हम आगे प्लस कर देंगे। ओके, तो 2 7 माइनस 12 5, हमने केवल 5 लिया बिकॉज ऑफ हमें 6 भी माइनस 4 करना था एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट अप करते हैं एंड देन वी कैन गेट अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मीटर में है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 10 टू पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 टू पावर 3 को मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर 1 मिलीमीटर में मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 6, lambda being the wavelength of light used, of course is I. If I naught this denotes the maximum intensity, then I upon I naught is equal to, तो of course I upon I naught का आपको फॉर्मूला आना चाहिए. I equal to I naught cos स्क्वायर 5/2 होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. और यहाँ पे फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा. अगर हम फेज डिफरेंस का पार्ट डिफरेंस के साथ रिलेशन फाइंड आउट करें तो दैट इज 2π/λ डेल एक्स. फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, फाई इक्वल टू 2π/λ मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स. तो फाई किया 2π/λ, डेल एक्स की वैल्यू पुटअप करी. यहाँ पे डेल एक्स क्या है, पार्ट डिफरेंस है. पार्ट डिफरेंस कितना गिवन है, λ/6. तो ये λ/6 पुटअप कर दिया. हमें फाई की वैल्यू क्या मिली, 2π/6 और यू कैन राइट π/3. आई अपॉन आई नॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर 5/2. तो यहाँ पे हम फाई की वैल्यू पुटअप कर देते हैं. 5/2 है तो π/3. ओके, एंड इससे यू कैन गेट 3/4 आंसर. जैसे आप इसे सॉल्व करोगे. अब देखो ये तो हुआ एक टाइप का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी बहुत बार रिपीट होता है. ठीक है, अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें वही वाला कंसेप्ट आ गया म्यू एंड थिकनेस वाला. ओके, इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.5 and thickness is 2.5 into 10 to power minus 5 is inserted in front of the स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, ठीक है, और एक स्लिट के आगे इस तरीके से लगा दिया. तो मान लीजिए ये दोनों स्लिट थी, तो एक स्लिट के आगे हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है एंड टी इज द थिकनेस. ओके, हाउ मच विल बी द shift in the interference pattern, the distance between the slit is the distance between the slit. तो मतलब जो ये small d है that is 0.5 millimeter and distance between the slit and the screen is 100 centimeter. तो capital D है वो कितनी है, 100 centimeter है, और small d है that is 0.5 millimeter है. तो आपको क्या करना है, इसे मीटर में चेंज करना है. म्यू की वैल्यू पुटअप करोगे, टी की वैल्यू पुटअप करोगे, डी एंड डी की वैल्यू पुटअप करोगे एंड यू कैन गेट योर आंसर. तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है. फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है इसका, म्यू माइनस 1 टी डी मल्टी डिवाइडेड बाई डी. ऊपर कैपिटल डी है, नीचे स्मॉल डी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर. ओके, सबसे पहले हमने एयर में परफॉर्म किया एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर. इसके बाद हमने कोई दूसरा मीडियम यूज किया. ओके, इट इज फाउंड दैट द 8 ब्राइट फ्रिंज, तो मतलब हमें सबसे पहले 8 ब्राइट फ्रिंज मिल रही है. ओके, इन द मीडियम लाइज वेयर 5 डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर. ओके, ठीक है, तो हमें 8 ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ठीक है, जो मीडियम में हमने रखा था. एंड इसके बाद जो 5th है वो डार्क फ्रिंज मिल रही है जो हमने एयर में रखा था. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम नियरली. तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑफकोर्स इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने 8 डार्क फ्रिंज रखी थी उसको हमने किसी मीडियम में रखा था. ओके, एंड जो ये 5th डार्क फ्रिंज है उसे हमने एयर में रखा है, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं. एक्स का फॉर्मूला वैसे होता है एन लैम्डा डी अपॉन डी, बट हमने क्योंकि मीडियम चेंज किया है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, म्यू से डिवाइड करेंगे. तो ये एन लैम्डा डी अपॉन म्यू डी हो गया. ठीक है, तो 8 लैम्डा डी अपॉन म्यू डी. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 5th नंबर की डार्क फ्रिंज ले रहे हैं. तो डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला होता है 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d. ओके, यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 5, तो ये कितना हो गया, 5 2 10 -1 9 लैम्डा डी अपॉन 2d. दोनों को इक्वेट करते हैं, 8 लैम्डा डी अपॉन म्यू डी इक्वल टू 9 लैम्डा डी अपॉन ड्यू टी. ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल आउट हो गया. म्यू की वैल्यू क्या मिली आपको, 8 2 16 डिवाइडेड बाय 9, तो 16 डिवाइडेड बाय 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 इंटरफेयरिंग वेव्स आर अराइविंग एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन विद अ पाथ डिफरेंस ऑफ 120 लैम्डा. तो यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस गिवन है, कितना है, 120 लैम्डा गिवन है. ओके, द पाथ डिफरेंस इज 72 माइक्रोमीटर. ओके, तो जो ये 120 लैम्डा है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 72 माइक्रोमीटर. तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. 72 माइक्रोमीटर को 120 से डिवाइड कर देंगे. माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपको वेवलेंथ आ जाएगी. क्लियर है. तो ये हमने कुछ यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट किए.
तो एज आई टोल्ड यू कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, तो इस टॉपिक को आप ऐसे साइड में मत लेना। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस कराई है कि आपको वीडियो देखते देखते भी साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपसे न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखो इसी के बाद आता है एक बिफोर स्टार्टिंग द डिफ्रैक्शन बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो ये जो बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू भी क्या होता है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बट दिट इज टोटली डिफरेंट। किस तरीके से डिफरेंट है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि हम यहाँ पे वर्चुअल सोर्सेज को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? वर्चुअल सोर्सेज को। किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो प्लीज आप आगे की जो 5 मिनट की थ्योरी है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न पे जो एमसीक्यूज है वो बहुत बार थ्योरेटिकल आते हैं। तो जिससे भी थोड़ा बहुत थ्योरी का आइडिया होगा वो तो फटाक से आंसर दे देगा, लेकिन अगर थ्योरी का आइडिया नहीं है तो फिर आपसे ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरीके से मिलता है। हमने क्या किया, एक सोडियम लैंप लिया। सोडियम लैंप नॉर्मली किस लिए यूज नहीं करते, क्योंकि हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए होता है। बट देखो इससे हम किस तरीके से वर्चुअल सोर्सेज को क्रिएट करते हैं। ये सोडियम लाइट आई, ये स्लिट आई, एंड इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाई प्रिज्म लगाते हैं। तो लाइन से चलते हैं। सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ लाइट लगाया, लाइट के बाद स्लिट लगाई, और स्लिट के बाद हमने बाई प्रिज्म लगाया। अभी देखो बाई प्रिज्म किस तरीके से काम करेगा, जैसे ही यहाँ पे इस सोर्स से लाइट आएगी, इस सोर्स से लाइट आएगी, तो ये क्या करेगा, इसे यहाँ पे आके यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये दो सोर्सेस की तरह एक्ट करते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये बाई प्रिज्म लगा है, ये हमारा मेन सोर्स था, ये हमारा क्या था, मेन सोर्स था। अब इससे क्या देखो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इन द सेम वे। ओके, और ये सोर्स की लाइट भी जा रही है इसके अंदर, और ये यहाँ से अब ये जो सोर्सेज हैं ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, और इसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखो दो तरीके से होता है, कि स्ट्रेट पाथ के लिए भी होता है, ठीक है, इसको कोइंसाइड करके भी जाता है। बट हम केवल क्या कर रहे हैं, केवल इसका बेसिक ही समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये बाई प्रिज्म लगाने के बाद हम आगे क्या करते हैं, लेंस लगा लेते हैं, और इस लेंस की पोजिशन को चेंज करते हुए यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न को मिलता है हमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी। द फॉर्मूला इज वेरी सेम। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में अब आप मैं बिल्कुल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको थ्योरी पार्ट बहुत कम पढ़ना पड़े। क्लियर है? एक तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कई बार कि जो लेंस की पोजिशन होती है कहाँ पे होती है, तो ऑफकोर्स जो ये लेंस है वो हम किसके बीच में रखते हैं, बाई प्रिज्म और आई पीस के बीच में रखते हैं। और द सेकंड थिंग कि ये बाई प्रिज्म का कितना एंगल बनता है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये 1 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ये 1 डिग्री का होता है ये वाला एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एजेस होती है ताकि जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो बहुत अच्छे से हो, हमें वर्चुअल सोर्स मिल जाए, और यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न है वो यहाँ पे बेटर मिल जाए। क्लियर है? तो नाउ यू कैन से कि यहाँ पे अगर मैंने डी की पोजीशन चेंज करी, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो लेंस की पोजीशन चेंज कर रही हूँ। लेंस की पोजीशन के साथ साथ मेरी जो ये टोटल डिस्टेंस है ये भी चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन में केवल कंफ्यूज इतना करते हैं, कई बार आपको यहाँ से लेके सोर्स से बाई प्रिज्म का अलग से डिस्टेंस देते हैं, फिर बाई प्रिज्म से स्क्रीन का डिस्टेंस अलग देते हैं, और ये क्या होता है, कैपिटल डी। तो आप दोनों जो डिस्टेंस है बस उनको प्लस कर दो, अदरवाइज इट्स टोटली सेम। जैसे आपने यंग एक्सपेरिमेंट किया था वही फॉर्मूले हैं, तो कभी भी बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करके देख के घबराना मत, बिकॉज फॉर्मूलाज आर टोटली सेम, फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो देखो इसी के साथ हम डिफ्रैक्शन के साथ ही बाई प्रिज्म के न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अब हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो डिफ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि डिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, जब एक ही वेव के दो पॉइंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स इंटरेक्ट करती है, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही वेव के दो पॉइंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और एक ही वेव के दो पॉइंट आपस में कब इंटरेक्ट करेंगे, जब वो कोई ऑब्स्टिकल से टकराते हैं, कॉर्नर से टकराते हैं, तो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, उसी समय होता है कि लाइट के एक ही वेव के दो पॉइंट आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, और लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है, और उसका इल्यूमिनेशन हो जाता है, शैडो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर? तो कहीं पे डार्क लाइट, कहीं पे व्हाइट लाइट, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत सिमिलर है जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अगर आप यहाँ पे नैरो गैप रखोगे, अगर यहाँ पे आपका गैप कम है दोनों स्लिट के बीच का, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। बट अगर आपने इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रख दिया तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। सेम विथ इंटरफेरेंस, तो दोनों स्लिट के बीच के जो डिस्टेंस है इसको हमें कम रखना है।
अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला इज जस्ट लाइक इंटरफेरेंस। ओके, मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए साइन थीटा? तो देखो थीटा तो एंगल ही है, सेम एंगल है। ए क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। जो हम स्मॉल डी लेके चल रहे थे, यहाँ पे केवल एक ही स्लिट है ना, मतलब देखो वहां पे क्या था, इंटरफेरेंस के अंदर हमने दो स्लिट ली थी, ये दो पार्ट्स किए थे, तो ये S1 और S2। यहाँ पे तो क्या है, केवल डिफ्रैक्शन है, एक ही वेव इंटरेक्ट कर रही है, तो जो यहाँ पे होल है वो एक ही है। ओके, तो इसके जो बीच का डिस्टेंस है इसको हमने लिया है ए। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, ए साइन थीटा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। ओके, एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। तो सेम वही फॉर्मूलाज हैं, उसी फॉर्मूलेज को हमको लेके चलना है। विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिमा दैट इज 2x, दैट इज 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और सबसे पहले थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, दैट इज डी ने। तो दैट मींस डी ऑप्शन इज राइट। If we observe that single slit Fraunhofer diffraction with wavelength lambda and slit width d, the width of central maxima is 2 theta, of course, on decreasing the slit width for the same lambda. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप स्लिट के बीच का डिस्टेंस को डिक्रीज करते हो तो एंगल उतना शार्प बनता है, तो थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देख लो, अगर आपने स्लिट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रखा तो एंगल उतना शार्प नहीं मिलेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर आपने स्लिट के बीच का डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड बाय सिंगल स्लिट। जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस हमें मिल रही है सिंगल स्लिट के थ्रू, तो ऑफकोर्स देखो डिफ्रैक्शन के अंदर और इंटरफेरेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस के अंदर जो आपको फ्रिंजेस मिलती है उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। ये जो पैटर्न है दैट इज इंटरफेरेंस, जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबका सेम है, इनकी विड्थ सबकी सेम है। जबकि डिफ्रैक्शन के अंदर अपोजिट होता है, ना तो एम्पलीट्यूड सेम होता है ना इंटेंसिटी सेम होती है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है और इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स जी ऑप्शन इज राइट। The next question is the phenomenon of diffraction can be treated as interference phenomenon if the number of coherent sources. तो देखो डिफ्रैक्शन को इंटरफेरेंस की तरह जब हम तभी ट्रीट कर सकते हैं जो कोहेरेंट सोर्स कब होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। What is necessary for easy occurrence of Fresnel diffraction? फ्रेंजल डिफ्रैक्शन है वो इजीली तरीके से इजी ऑकरेंस हो, उसके लिए क्या जरूरी है, ऑब्स्टिकल शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल है वो वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए। नैरो ओपनिंग होनी चाहिए, ये भी टोटली राइट है। सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये भी फाइनाइट डिस्टेंस में होना चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन राइट है जो रिफ्रैक्शन के लिए चाहिए। इट्स जस्ट लाइक द इंटरफेरेंस। Diffraction pattern is obtained using rat light. Okay, what will happen if it is replaced by violet light? तो देखो हमने क्या किया, वेवलेंथ को रिड्यूस किया। ठीक है, अगर हम वेवलेंथ को रिड्यूस करेंगे तो जो बैंड है वो भी क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वेवलेंथ इंक्रीज करते तो बैंड भी मतलब थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता। बट हमने क्या किया, यहाँ वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो जो बैंड है वो भी क्या होगा, नैरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। Select the correct statement from the following. Diffraction is not based on the principle of superposition. देखो जो डिफ्रैक्शन है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। इसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है, बस इसमें एक ही वेव के दो पॉइंट्स में हो रहा है और इंटरफेरेंस पे दो वेव्स के पॉइंट पे होता है। ओके, एंड हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो दैट मींस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। द नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बोथ आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यस, दिस ऑप्शन इज टोटली राइट। इन डिफ्रैक्शन ऑल द फ्रिंजेस हैव इक्वल विड्थ। वो अभी हमने डिस्कस किया, डिफ्रैक्शन के अंदर ना तो इक्वल एम्पलीट्यूड होता है ना ही इक्वल इंटेंसिटी होती है। डिफ्रैक्शन शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। नो, डिफ्रैक्शन कभी भी ये शो नहीं करता कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न विड्थ ऑफ द फ्रिंज, तो देखो विड्थ ऑफ द फ्रिंज किस पे डिपेंडेंट होती है, इज इन वेरीज इनवर्सली विद द स्लिट विड्थ। कैसे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए x इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। So now you can see x and small d is inversely proportional to the each other. तो as you can see कि अगर आप फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करोगे तो जो ये स्लिट के बीच की जो विड्थ है, जिसको हम लोग a लेके चल रहे थे या आप b लेके चल रहे हो, ये क्या है, अगर इसको कम करोगे तो जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स C ऑप्शन इज राइट। The next question is when light is incident on a diffraction grating,
द जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी। तो मैक्सिमा हमें किस पे मिलेगी, ऑफकोर्स वाइट लाइट के लिए मिलेगी, तो डी ऑप्शन इज राइट। द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग Fraunhofer diffraction from a single slit is that light wave from incident on the slit should be। तो देखो अगेन हम यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर क्या लेके चलते हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर ये लेके चलते हैं कि जो फ्रॉनहोफर सोर्स है वो जो लाइट सोर्स है वो प्लेन प्रोवाइड करता है। ओके, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जो फ्रेंजल डिफ्रैक्शन होता है उसमें हम लाइट सोर्स को स्पेरिकल लेके चलते हैं, कैलकुलेशन बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, फ्रॉनहोफर के अंदर हमें क्या मिलती है, प्लेन लाइट मिलती है। तो दैट मींस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेवंथ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। देखो अगर आपको कभी भी डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली नंबर में डिफरेंस है, तो ये x2 माइनस x1 करके लिखो, लंबे चौड़े प्रोसेस करो या डायरेक्टली लिखो, आपको केवल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, तो 7 माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन डी। एक क्वेश्चन हमने इंटरफेरेंस पे अलग अलग भी सॉल्व किया था, पहले आप 7 लैम्डा डी अपॉन डी करो, फिर 1 लैम्डा डी अपॉन डी करो, तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों ब्राइट फ्रिंजेस हैं। अगर एक डार्क फ्रिंज होती और एक ब्राइट फ्रिंज होती तो हम अलग अलग लिखते, क्योंकि यहाँ पे एक के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2n, जो डार्क फ्रिंज के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो फिर हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, बट यहाँ पे साथ में ही है तो दोनों को साथ में सॉल्व कर देते हैं। तो 7 माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन डी, 7 माइनस 1 6, लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट किया, कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी 1.2 मिलीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, एंड देन ओनली द कैलकुलेशन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड 12th ब्राइट बैंड, ओके, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ओके, तो देखो अगेन ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है कि दोनों बैंड के बीच का डिफरेंस है, तो ऑफ कोर्स नो वरीज अबाउट इट, केवल माइनस ही तो करना है, दोनों बैंड के बीच के डिफरेंस को माइनस करोगे तो यू कैन गेट द एक्स। तो यहाँ पे हो गया हमें वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम कब मिल रही है, जब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, ओके, is the same as top. Okay, तो देखो in a biprism experiment the distance between the third and 12th bright band when light of wavelength 6000 angstrom is used is the same। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है if the distance between 4th and 14th bright band of light of wavelength lambda। okay, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो हम इसको डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हम सिंपल कैलकुलेट कर रहे थे, तो देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, x सेम है, दोनों का x सेम है, तो ये क्या होता है n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन डी, तो हमने n की जगह n2 माइनस n1 ले लिया, तो ये हो गया 12 माइनस 3 लैम्डा डी अपॉन डी, और ये हो गया यहाँ से 14 माइनस 4 लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, तो डायरेक्टली लिखने से बेटर है कि हमने दोनों के एक्स को यहाँ पे इक्वेट कर दिया। ठीक है, एक तो 3rd to 12th बैंड के लिए और दूसरा वाला 14 to 4 बैंड के लिए। आगे वी कैन फाइंड डायरेक्टली 9 लैम्डा इक्वल टू 10 लैम्डा 1, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा सेम तो है नहीं, और यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे लैम्डा की पुटअप करी, इसके साथ है वेवलेंथ 6000 और यहाँ पे 9 के साथ है जो ये वेवलेंथ है वो तो हमें खैर कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये 9 लैम्डा इक्वल टू 10 लैम्डा 1 मिला, लैम्डा की वैल्यू पुटअप करी 6000, ये लैम्डा 1 हमें कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा 1 क्या हो गया 9 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 5400 एंगस्ट्रॉम। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस। तो आपको अपने दिमाग में फटाफट से शॉर्टकट अप्लाई करनी है एंड देन यू हैव टू डू दिस। द सेकंड मेथड इज कि अगेन आप एक्स अलग अलग से सॉल्व करो, तो कोई मीनिंग नहीं है, इससे बेटर अब आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज हमें बहुत स्पीडली करने पड़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम वाज यूज्ड इफ इट वाज देन रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो देखो हम वेवलेंथ क्या है चेंज कर रहे हैं, पहले हमने वेवलेंथ यूज करी थी 6500 एंगस्ट्रॉम, अब हमने वेवलेंथ यूज किया 5200 एंगस्ट्रॉम। The value of N for which N plus 1 green bright band would coincide with the N red bright band for the same setting। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया कि बिल्कुल सेम है, कि केवल सारी एक ही स्टोरी है कि जो इनका X है वो सेम है, अगर हम वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं तो N भी चेंज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि आपको पैटर्न मिल रहा है, X सेम है और वो किस कंडीशन में चेंज है, बस आपने लैम्डा चेंज किया तो नंबर चेंज हो रहा है, और जो ये सेम है एक्स, इसी का वैल्यू आपको यहाँ से लैम्डा या एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम दोनों के दोनों एक्स को इक्वेट कर रहे हैं, एक केस में जो ग्रीन लाइट के केस में जो हमें फ्रिंज मिल रही है दैट इज एन प्लस 1, और रेड लाइट के केस में जो हमें फ्रिंज मिल रही है एन मिल रही है, और हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, और इस तरीके से हम यहाँ पे एन की वैल्यू को
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व इन दिस वे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप भी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो नो वरीज अबाउट दिस, 110% आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भले ही आपको देख के डिफिकल्ट लगे या इजी लगे, और डिफिकल्ट भी लग रहा है तो 1-2 बार और प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस फटाफट होंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बिना फॉर्मूलाज याद किए हुए न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फ्रिंज विड्थ इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज 0.32 मिलीमीटर। तो हमें फ्रिंज की विड्थ गिवन है, कितनी गिवन है, 0.32 मिलीमीटर। तो फ्रिंज की विड्थ 0.32 मिलीमीटर है, तो दैट मीन्स एक्स गिवन है। व्हेन रेड लाइट ऑफ वेव लेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, तो क्लियर है यहाँ पे 0.32 किस केस में आपको फ्रिंज विड्थ मिल रही है, जब वेव लेंथ 6400 है। एक्स एंड लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ सोर्स ऑफ अ ब्लू लाइट ऑफ वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज, जब हमने 4000 एंगस्ट्रॉम की वेव लेंथ यूज करी है तब वहां पे फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी। तो ऑफकोर्स हम दोनों को डिवाइड करेंगे एंड देन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो कितनी मिली, 0.20। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि आपका आंसर कैलकुलेशन में सही है या गलत है। तो नाउ यू कैन फाइंड कि देखो जब आपकी वेवलेंथ 6400 थी तो आपको यहाँ पे जो फ्रिंज की विड्थ है 0.32 मिली। एंड अब जब आपकी यहाँ पे एज यू कैन सी की वेवलेंथ कम हो गई तो फ्रिंज की विड्थ भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कई बार डायरेक्टली भी ऑप्शन से पता चल जाता है कि हाँ, अब कैलकुलेशन ना करके ऑप्शंस भी देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस भी देख सकते हो अगर बहुत कम टाइम है आपके पास, कि ज़्यादा वेवलेंथ है तो फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम हुई है तो फ्रिंज विड्थ भी रिड्यूस होगी। कितने परसेंटेज में, हमें यहाँ पे केवल इतना देखना है कितने परसेंटेज में चेंज हुई है। तो पहले कितनी थी, 0.32, हम किससे माइनस करेंगे, 0.20 से, डिवाइड करेंगे 0.32 से एंड 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज डिक्रीज को कैलकुलेट करेंगे। गाइस ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने डिफ्रैक्शन बेस्ड किए। तो एज यू कैन सी जो डिफ्रैक्शन का बेसिक है और इंटरफेरेंस का बेसिक है, बेसिक इज बिल्कुल सेम, सुपरपोजिशन का ही बेसिक है, फॉर्मूलाज भी जस्ट लाइक द सेम। एंड ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल टाइप भी सेम है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, वेरिएशन है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पे ट्राई किए। तो अगेन बेटा, अगर कोई आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर आपको वीडियो देख के समझ नहीं आया है, तो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। श्योरली आई विल गिव यू आंसर विद इन द 24 आवर्स। एंड ऑफकोर्स अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम भी होगी ना तो उस टॉपिक का भी वीडियो हम फिर से बनाएंगे। ओके, उसका कोई इशू नहीं है। एंड बहुत जल्दी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका भी लिंक शेयर करेंगे एंड देन उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड मैं बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज का लिंक भी शेयर करूंगी। बट नाउ it's time you have to do hard work because of course about exam is about to come and हम भी यहाँ पे पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि बहुत कम टाइम पे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वही उसी को लेके आ रहे हैं जिससे आपके हर टाइप के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाए। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू शेयर योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, जो हमें बहुत मोटिवेट करता है। एंड प्लीज गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।